नमस्ते बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्र नीतिसार शुक्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है, हम जानते हैं। आज हम शुक्राचार्य की भारतीय राज व्यवस्था में या राजनीतिक चिंतन को क्या देन है, इसका हम मूल्यांकन करेंगे। शुक्र ने राज्य के सैद्धांतिक पक्षों की पर्याप्त विस्तार के साथ मीमांसा नहीं की। उदाहरण के लिए राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शुक्र नीतिसार लगभग मौन थे, लेकिन शुक्राचार्य ने बच्चों राज्य की प्रगति, राज्य के अस्तित्व के बारे में बहुत अधिक लिखा है। राज्य के सभी पक्षों की, सैद्धांतिक पक्षों की इन्होंने विवेचना की है। अब हम देखते हैं कि क्या देन है। तो सबसे पहला है शासन की सत्ता पर प्रभावी नियंत्रण। शुक्र नीति में शासन को देवत्व जैसी सम्मानपूर्ण स्थिति प्रदान नहीं की। देखो बेटा, उस समय जो विचारक थे वो क्या कहते थे कि शासक को, राजा को देवता के समान, ईश्वर के समान मानते थे, लेकिन इन्होंने ऐसी बात नहीं कही और उन्होंने शासन के लिए निरंकुश और अमर्यादित शक्तियों का समर्थन भी नहीं किया। शासक पर न केवल धार्मिक और नैतिक नियंत्रण वरन लौकिक जीवन के ऐसे नियंत्रण स्थापित किए गए कि किसी भी स्थिति में शासक द्वारा अमर्यादित आचरण का मार्ग नहीं अपनाया जा सकता। वह सत्ता के दुरुपयोग पर नरक का भागी होने की बात ही नहीं करता, वरन बहुत स्पष्ट रूप से वह कहता है कि सत्ता के दुरुपयोग के लौकिक दुष्परिणाम होंगे। वह कहता है कि अगर आपने सत्ता का दुरुपयोग किया और अगर आपकी आलोचना होती है, आपने उसके प्रति सहिष्णुतापूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया, उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो राज्य जो है नष्ट होना स्वाभाविक है। शुक्र नीति का मूल मंतव्य यह था कि राजा को प्राप्त सत्ता एक प्रकार की धरोहर है, मतलब उसको केवल संभाल के रखना है और उसका उपयोग राज्य के हित में किया जाना चाहिए। शुक्र नीति ने जनता का ये कर्तव्य माना कि वह भी नीति और धर्म का आचरण करे और राजा को भी धर्म और नीति का आचरण करने के लिए प्रेरित करे या नियंत्रित रखे। कोई भी राजा जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है उसको वह हटा दे। दूसरा बच्चों, शुक्र ने लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन किया था। शुक्र ने राज्य के कार्यक्षेत्र को बहुत अधिक व्यापक बनाया। उन्होंने बताया प्रजाजन की रक्षा, भौतिक उन्नति के अतिरिक्त सामाजिक जीवन का उचित निर्वाह और नैतिक कल्याण भी राज्य का दायित्व है। उसने राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों का विवरण दिया, जो कि हम पूर्व में देख चुके हैं। वह कौटिल्य और मनु के विवरणों से भी बहुत ज़्यादा उसने राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने की बात कही। दीन और असहाय की रक्षा के साथ साथ वह राज्य की जो आर्थिक गतिविधियाँ थी उसको भी वह कहता था कि राजा के द्वारा नियमन किया जाना चाहिए, ताकि अधिक लोगों के पास पूंजी इकट्ठी नहीं हो जाए और ऐसा ना हो कि एक वर्ग जो है वो बहुत अधिक गरीब रह जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना भी राजा का दायित्व है। तो ये भी एक उन्होंने जो उस समय प्रचलित थे उनसे पढ़कर बात कही कि पर्यावरण की रक्षा, वृक्ष लगाना ये भी राजा का दायित्व है। इसके अतिरिक्त उसने उपभोक्ता के हितों की रक्षा पर भी बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो नशा है, जुआ है, उसको नियंत्रित करने की बात कही। तो ये सारे जो बातें जो है ना बेटा, तो वो क्या है कि उसको लोक कल्याणकारी राज्य की ओर ही ले जाती है। शुक्र ने करारोपण के संबंध में जो सिद्धांत दिए वे भी लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों के अकॉर्डिंग की है। फिर उन्होंने राज्य और राष्ट्र के बीच भेद का प्रतिपादन किया। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतनों में केवल शुक्र ही ऐसे विचारक है जिन्होंने राज्य और राष्ट्र के बीच स्पष्ट भेद का प्रतिपादन किया और घोषित किया कि किसी राष्ट्र को संप्रभु सत्ता मिल जाने पर उसे राज्य का रूप प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त शासन के संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक पक्षों की वैज्ञानिक विवेचना भी शुक्र के द्वारा की गई। शुक्र ने शासन के संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक पक्षों की जैसी वैज्ञानिक और व्यवस्थित विवेचना प्रस्तुत की, वह आधुनिक काल के लिए भी एक उदाहरण है। उन्होंने राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता प्रस्तुत की और राज्य कर्मचारियों के वेतन, वेतनमान, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, बोनस, ग्रेजुएटी, भविष्य निधि, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अवकाश, जो मतलब उस समय के लिए सोच भी नहीं सकते थे कोई, अब तो ये बहुत कॉमन हो गया। तो इन विषयों पे भी उनके द्वारा प्रकाश डाला गया। कोई भी अन्य प्राचीन विचारक कार्मिक प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर ऐसी वैज्ञानिकता के साथ विचार नहीं कर पाया जैसा कि शुक्र के द्वारा किया गया। शुक्र ने न्यायिक प्रणाली के विविध पक्षों के संबंध में स्पष्ट नियमों का प्रतिपादन कर एक व्यवस्थित न्यायिक दर्शन भी प्रस्तुत किया। फिर बच्चों, परराष्ट्र के संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों की विवेचना।
शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों की भी बहुत स्पष्ट विवेचना की। उन्होंने सार्वगुण्य नीति, उपाय, दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य बल, युद्ध आदि के संबंध में भी पर्याप्त विस्तार के साथ विचार व्यक्त किए। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में शुक्र नीति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें युद्ध को परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया। विजित राजा के प्रति व्यवहार और विजित राज्य की व्यवस्था के संबंध में शुक्र की विवेचना उनकी दूरदर्शिता को ही स्पष्ट करती है। फिर अगला उनकी जो मूल्य देन है उसमें है कि प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था के वे प्रतिपादक थे। अब देखिए बच्चों कैसे, मूल रूप में मनु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था को अपनाते हुए भी शुक्र ने उसमें अधिक मानवीय, अधिक प्रगतिशील, यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। मनु के संबंध में यही विचार बन पाया कि उसने वर्ण का आधार जन्म को ही माना, किंतु शुक्र का स्पष्ट विचार है कि मूलतः वर्ण का आधार जन्म होते हुए भी कर्म के आधार पर भी किसी विशेष वर्ण की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। उसका यह भी मत है कि यदि किसी वर्ण के सदस्य द्वारा भरण पोषण के लिए अपने वर्ण के लिए निश्चित वृत्ति से हटकर कोई अन्य कार्य किया जाता है तो उसे निंदनीय नहीं समझना चाहिए। मतलब उन्होंने एक अलग ही डिफरेंट बात कही जो उस समय प्रचलित व्यवस्था से अलग थी। वर्ण व्यवस्था के संबंध में शुक्र का यह मत उस काल में प्रचलित कट्टर मत से सर्वथा भिन्न था तथा स्पष्ट और निश्चित रूप से उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण का सूचक था। इसीलिए हम कहते हैं कि शुक्र है वो प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था के प्रतिपादक थे। शुक्र ने जिस राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन किया वह भारतीय राजनीतिक चिंतन में अपना अमूल्य योगदान रखता है और हम इन बिंदुओं के आधार पर हमने देखा कि शुक्र का चिंतन भारतीय राजनीति शास्त्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।